गुड आफ्टरनून। ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बार फिर मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। 2 दिन में ब्रेक में था, कोई कारणवश मैं नहीं आ सका। फिर मैं आपके अपडेट हूँ। दोस्तों, मैं खासकर जो है सीरीज चला रहा हूँ 50 क्वेश्चन का जो सीरीज है CRPC है, मैं वो सीरीज चला रहा हूँ और इसके जो फैक्चुअल भी क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। आज का जो क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड दियर पावर टू इन्वेस्टिगेशन, यानी 2 चीज़ें आप पढ़ेंगे, पुलिस इस्तेलाह से संबंधित और अन्वेषण से संबंधित। आप इसके संबंधित जो चीज़ें बताएंगे, आपको मैं फैक्ट बता देता हूँ। 154 से लेकर 176 तक ये पूरे चैप्टर की चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना किसी थाने के प्रभारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस प्रावधान के अंतर्गत दिया जाता है, किस प्रावधान के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। यानी किसी संज्ञेय अपराध, सब किसकी बात करता है, संज्ञेय अपराध घटित होने की सूचना थाने के प्रभारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस प्रावधान में दर्ज करता है। तो उत्तर है आपको 154। अब 154 के मामले में हम आपको बताते हैं, ये संज्ञेय मामला है। इस संज्ञेय मामले का इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है तो ये प्रोविजन यहाँ पर प्राप्त किया गया 154 में। संज्ञेय मामले में दी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट कहीं भी डिफिनेशन नहीं किया गया है। एक बार नोट कर लीजिए, 2016 में पूछा गया था PCJ में। और समानता प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है। पहला क्या है, थाने के पुलिस अधिकारी को दी जाती है, संज्ञेय अपराध से संबंधित होती है, घटना घटित होने के बाद ही पहले दी जाती है, सबसे पहले दी जाती है, जिस आधार पर अन्वेषण का प्रारंभ किया जाए। जो है एक तरीके से क्या कहा जाए, ये जो इन्वेस्टिगेशन का होता है ना, अन्वेषण का जो ये न्यू होता है, बुनियाद है, और इसके लिए जो है ये बहुत ही मुफीद है। और मैं आपको बताऊंगा। एक दूसरा सवाल ये है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत दर्ज की जाती है, तो 154। तीसरा दंड प्रक्रिया संहिता निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा प्रथम सूचना रिपोर्ट वैधानिक परिभाषा प्रदान करती है, तो इसे परिभाषित नहीं किया गया है, इसे कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, आपको बता चुका हूँ। गलत उत्तर को अंकित कीजिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट का अर्थ होता है संज्ञेय अपराध हेतु रिपोर्ट, ये सही है। पुलिस अधिकारी की दी गई सूचना, ये भी सही है। समय पर सर्वप्रथम सूचना, इसे सदियों में लिखित होना चाहिए, ये सही नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर डी जो है सही नहीं है, ये लिखित होना चाहिए, लिखित और अलिखित दोनों चाहिए। यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य होता है उन परिस्थितियों की जानकारी करना जिनके अधीन जो है अपराध किया गया है। सामान्यतः ये सूचना उस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है जिसके स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत अपराध किया गया है, किंतु ये अनिवार्य नहीं कि सूचना अन्य थाने में नहीं दी जा सकती, कहीं भी दी जा सकती है। आंध्र प्रदेश बनाम पुनीत रामदेव के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने डिटरमाइन किया गया है जो है स्थानीय क्षेत्राधिकार का न होना, संज्ञेय होना, जो लोकल जुरिडिक्शन का होना, संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना लिखने और उस क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले पुलिस उस क्षेत्र जो पुलिस स्टेशन से अग्रसित करने से रोका नहीं जा सकता है, ये कहता है। अब 154 में के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट अभिलिखित करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। यानी पहला है, यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा निषेधाधीन लेखबद्ध की जाएगी। दूसरी बात ये कहता है, यदि सूचना लिखित रूप में दी गई हो तो पूर्वोक्त रूप से लेखबद्ध कर ली जाएगी। सूचना अभिलिखित किए जाने के बाद जो है पढ़कर सुनाई जाएगी। सूचना अभिलिखित किए जाने के बाद देने वालों पर क्या है, सिग्नेचर कराया जाएगा। सूचना का सार GD पर अभिलिखित किया जाएगा। सूचना की एक प्रति इत्तलाकार को जो है निःशुल्क प्रदान की जाएगी। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या एक प्रथम सूचना रिपोर्ट का अनिवार्य तथ्य है? ए, ये किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत सूचना होती है। B, सूचना का संबंध संज्ञेय अपराध से होना आवश्यक है। C, उस समय का सर्वप्रथम सूचना होती है। D, सूचना संज्ञेय और असंज्ञेय किसी भी अपराध से संबंधित हो सकती है। यानी सूचना जो है चाहे वो संज्ञेय हो चाहे असंज्ञेय हो,
किसी से संबंध हो सकती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। किसी प्रथम सूचना में एक अपराध संज्ञेय है तो संपूर्ण मामले को क्या माना जाएगा? संज्ञेय माना जाएगा। क्या माना जाएगा? संज्ञेय माना जाएगा। ठीक है, 9वां सवाल है अब संज्ञेय कैसे माना जाएगा? ये अगर जब हम देखेंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता 155 में जब आएंगे तो हम इसमें देखेंगे संज्ञेय कैसे माना जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में मैं इसमें और भी इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो कोई अपराध होता है जैसे 354 है, 354A है, 354B, 354C, 354D, 374, 374A, B, C, D, V, A, C और उसके बाद में DA, इस सभी अपराधों से संबंधित जो है 509 के अधीन अपराध जो कुछ घटना घटित होते हैं वो जो सूचना दर्ज करेगी वो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही दर्ज करेगी। ठीक है, और दूसरी बात है कि यह थाने का भार साधक अधिकारी सूचना जो है लिखने से मना करता है, इनकार करता है, तो उसके बारे में प्रक्रिया दी गई है। 154(3) के में जो है ये प्रेस्क्राइब किया गया है कि थाने का इंचार्ज ऑफिसर जो है सूचना रिकॉर्ड करने से जो है डिनाई करता है, रिफ्यूजल करता है, तो पूरा का इन्फॉर्मेशन लिखित रूप से जो है आप डाक के संबंध में पुलिस अधीक्षक को क्या है भेज सकते हैं और वहां उसका समाधान हो जाता है। संज्ञेय अपराध घटित होने पर पुलिस अधीक्षक स्वयं मामले का अन्वेषण जो है कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करने का आदेश दे सकता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट कौन दर्ज कर सकता है? तो इस संहिता में यह बताया गया है पीड़ित व्यक्ति, घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, समाज का कोई व्यक्ति, अभियुक्त समय। ठीक है, ये बताता है। अब ये बताता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट का क्या महत्व होता है। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट का दंड प्रक्रिया संहिता 154 में उल्लिखित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट का महत्व इस बात का निहित है कि किसी आपराधिक घटना के संबंध में प्रथम विधि होती है। विधि की दृष्टि से उसका एविडेंस जो है कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट का एविडेंस में सेक्शन 145 तथा सेक्शन 157 के अधीन जो है प्रथम इस सूचना का कथन खंडन करने के लिए या समर्थन करने के लिए जो है उपयोग किया जाता है और इससे संबंधित कई केसेस हैं, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब 9वां सवाल देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की प्रत्येक सूचना किसके हस्ताक्षर होना आवश्यक है? सूचना देने वाले थाने प्रभारी, अन्वेषण अधिकारी, मजिस्ट्रेट, तो सूचना दे रहा उसको जो है हस्ताक्षर होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से निम्नलिखित अध्ययन करें। प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी अपराध के घटित होने संबंधी एक रिपोर्ट मात्र होती है। दूसरा कहता है प्रथम सूचना रिपोर्ट आप में एक पर्याप्त साक्ष्य होती है। का एक सही है किंतु दो गलत है। खा एक गलत है किंतु दो सही है। गा 1 और तथा दोनों सही है। घा एक तथा दोनों गलत है। तो उत्तर है का सही है, एक सही है और दूसरा गलत है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन है ये एक पर्याप्त साक्ष्य नहीं होता है। ये केवल अन्वेषण के प्रारंभ को इंगित करता है। इसे किसी प्रयोजन से पूर्ववर्ती कथन के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। सूचना देने वाले प्रत्यक्षदर्शी होना आवश्यक नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर से जो गा होगा, इसे किसी प्रयोजन के पूर्ववर्ती कथन रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि क्या नाम है क्वेश्चन नंबर जो है 12। प्रथम सूचना रिपोर्ट एक सार्वभौमिक साक्ष्य नहीं होता है। विचारण के दौरान इसका उपयोग निम्न प्रयोजन से किया जाता है। पहला क्या है? केवल सूचना देने वालों के साक्ष्य पुष्टि करने हेतु, केवल सूचना देने वाले के साक्ष्य खंडन हेतु। ठीक है, और उसके बाद में क्या कहता है, उपरोक्त में ए बी दोनों, उपरोक्त में ना तो ए ना तो बी, उत्तर है से उपरोक्त में ए बी दोनों। यानी सूचना देने वालों को धारा 145 के
और 157 में क्या है, उस इंफॉर्मेशन अगर प्राप्त हो जाता है प्रथम सूचना रिपोर्ट को जो कोरोबोरेशन करने में जो है मुफीद होता है, और वहीं 145 में जो है उसे क्या है खंडन किया जा सकता है, ये कहता है। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत बलात्कार पीड़ित द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं को कौन दर्ज करेगा? अब बलात्कार वाले सूचना देने वाले पुलिस थाने के प्रभारी, उप पुलिस अधीक्षक, न्यूनतम पुलिस उप निरीक्षक, सूचना स्तर पर महिला पुलिस अधिकारी अथवा कोई महिला अधिकारी, तो उत्तर डी है महिला पुलिस अधिकारी अथवा कोई महिला अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यदि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत एक अपराध किया जाता है तो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा सूचना दर्ज की जाएगी। तो किस दिन दर्ज की जाएगी? तो आपको दंड प्रक्रिया संहिता 154 के अधीन दर्ज की जाएगी। यदि कोई महिला जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 326A के अधीन अपराध किए जाने का आरोप है सूचना देती है तो इस दंड प्रक्रिया संहिता के तहत किसके द्वारा दर्ज किया जाएगा? क्वेश्चन है ए, एक महिला पुलिस अधिकारी अथवा किसी महिला अधिकारी, बी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, सी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, डी उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा। तो इसका उत्तर है एक महिला पुलिस अधिकारी अथवा किसी भी महिला अधिकारी द्वारा ये दर्ज किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो किसी थाने का प्रभारी द्वारा संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज करने से इनकार किए जाने तथा पीड़ित हो तो दंड प्रक्रिया संहिता 154(3) के अंतर्गत ऐसी सूचना लिखित डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं। तो उत्तर है किसको भेजे जाएंगे? तो उत्तर है पुलिस अधीक्षक को भेजे जाएंगे। किसको भेजे जाएंगे? पुलिस अधीक्षक को भेजे जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि असंज्ञेय अपराध मामले में अन्वेषण प्रारंभ होता है। तो कब प्रारंभ होता है? ए है प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के साथ ही, बी संबंधित मजिस्ट्रेट के आदेश प्राप्त होने पर, डी है सी है मामले का संबंधित अधीक्षक के संदर्भित किया जाए, घा है ठीक उसी प्रकार से दंड प्रक्रिया संहिता 154 के। तो उत्तर है इसका जो है बी है। क्या उत्तर है? बी है, संबंधित मजिस्ट्रेट के आदेश प्राप्त होने पर। यानी 156 की जब हम बात करेंगे, 156 में जो प्रेस्क्राइब्ड है प्रोविजन, कोई पुलिस थाने का अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना क्या है संज्ञेय मामले में अन्वेषण कर सकता है, और असंज्ञेय मामले में मजिस्ट्रेट के आदेश की ही इजाज़त के बगैर ही वो क्या है वो अन्वेषण कर सकता है। किसी मामले पुलिस अधिकारी की कार्यवाही में किसी भी स्टेज के ग्राउंड्स पर ये क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कि मामला ऐसा था जिसमें ऐसा अधिकारी इस अंतर्गत अन्वेषण के लिए इम्पावर्ड नहीं था। एक केस था बीके शशिकला बनाम स्टेट AIR 2013 सुप्रीम कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है प्रतिपादित किया कि अन्वेषण में जो है क्या है फेयर बरते, यानी जो इन्वेस्टिगेशन है वो फेयर करें। दूसरी बात ये कहा दिन प्रतिदिन अन्वेषण की कार्यवाही केस डायरी में लेखबद्ध करें। जो कि केस डायरी होता है दिन प्रतिदिन की जो कार्यवाही होता है अन्वेषण के दौरान उसे जो है दर्ज करें। और थर्ड कहता है अन्वेषण सभी प्रकार के सुरक्षा उपाय बरतें। ठीक है, अब बात करते हैं किसी असंज्ञेय अपराध के अन्वेषण की अनुमति किसके द्वारा की जा सकती है। तो बताएं आपको कि मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट, सत्य न्यायवाद की विचार रखने वाले मजिस्ट्रेट, सुपुर्द करने वाले अधिकार वाला मजिस्ट्रेट, ये भी उत्तर है। ठीक है, निम्न से किसी वारंट के बिना किसी पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अब ए है असंज्ञेय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है एक मामला जिसमें संज्ञेय तथा असंज्ञेय दोनों ही शामिल हैं। क्या है? संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों शामिल हैं। तब क्या होगा? तो संज्ञेय असंज्ञेय मामले में दोनों शामिल हो तो वो मामले क्या होंगे? देखिए, संज्ञेय अपराध होते हैं इसलिए मामले का अन्वेषण के लिए तो मजिस्ट्रेट अनुमति आवश्यक होती है, आवश्यक नहीं होती है। संज्ञेय अपराध होता है कि तो असंज्ञेय अपराध के अन्वेषण के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होती है। ठीक है, असंज्ञेय अपराध होते हैं इसलिए मामले का अन्वेषण है तो मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होती है। असंज्ञेय अपराध होते हैं किंतु अन्वेषण मामले में है तो मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक नहीं होती है। उत्तर है बी है। बी क्या है? संज्ञेय अपराध होते हैं और इसके लिए अन्वेषण है तो मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यकता नहीं होती है, ये कहता है। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट पुलिस को अन्वेषण के आदेश देने का अधिकार है?
तो उत्तर है 156 के तहत 2 के तहत जो अन्वेषण देने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 22। निम्नलिखित में से कौन मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना एक संज्ञेय अपराध का अन्वेषण कर सकता है? एक पुलिस अधीक्षक, बी पुलिस उप महानिरीक्षक, सी पुलिस उपाधीक्षक और डी थाने का प्रभारी। तो थाने का प्रभारी जो है क्या है कि मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जो क्या है अन्वेषण कर सकता है, वो भी संज्ञेय अपराध में। ठीक है, एक परिवाद का प्रथम सूचना रिपोर्ट बन जाती है। एक परिवाद का प्रथम सूचना रिपोर्ट बन जाती है। ये देखते हैं किसी न्यायालय के समक्ष पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किए जाने पर। वे कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 156(3) के अधीन अन्वेषण हेतु पुलिस के पास प्रेषित किए जाने पर। और उसके बाद में सी कहता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 200 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा परिवादकर्ता के कथन दर्ज किए जाने पर। डी कहता है परिवादकर्ता द्वारा साक्षी को प्रस्तुत किए जाने पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 202 के अधीन कथन दर्ज करने किए जाने पर। तो उत्तर है बी, यानी दंड प्रक्रिया संहिता 156(3) के अधीन अन्वेषण हेतु पुलिस के पास प्रेषित किए जाने पर। ठीक है, जो है परिवाद प्रथम सूचना रिपोर्ट में बन जाती है। ठीक है, परिवाद दंड प्रक्रिया संहिता 156(3) के अंतर्गत अन्वेषण का निर्देश देने की शासक किसे है? तो उत्तर है ए मजिस्ट्रेट को है। 25 सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक मजिस्ट्रेट अन्वेषण रोकने का आदेश दे सकता है। बी किसी अपराध की विशिष्ट तौर पर सत्र न्यायालय के विचार योग्य होने के बावजूद भी एक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता धारा 156(3) के अंतर्गत अन्वेषण का आदेश दे सकता है। सी कहता है किसी अपराध की विशिष्ट तौर पर एक सत्र न्यायालय विचार योग्य होने के बावजूद भी एक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता धारा 202 के अंतर्गत अन्वेषण का आदेश दे सकता है। डी कहता है एक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता धारा 156(3) के अंतर्गत दिए गए अन्वेषण का आदेश वापस ले सकता है। तो उसका उत्तर जो है बी है। जो उत्तर क्या है? बी है। किसी अपराध के विशिष्ट तौर पर सत्र न्यायालय के विचार योग्य होने के बावजूद भी एक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता 156(3) के अंतर्गत जो है आवेदन के अंतर्गत अन्वेषण का जो है इजाज़त दे सकता है, आदेश दे सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 156(3). 156(3) के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वो किसी अपराध केंद्रीय अन्वेषण के ब्यौरा को अन्वेषण करने का आदेश दे सकता है, ये सही है। बी वो बिना कारण दर्ज किए ही किसी स्थान थाने प्रभारी को किसी अपराध का अन्वेषण करने का आदेश दे सकता है। सी कहता है कि वो कारण दर्ज करने के बाद ही किसी थाने प्रभारी को किसी अपराध के में अन्वेषण करने का आदेश दे सकता है। तो डी कहता है वो अभी नोटिस जारी कर सकता और उसे सुनवाई का अवसर प्रदान कर सकता। तो उत्तर इसका जो सही है वो गा जो है गलत है। वो कारण दर्ज करने के बाद ही थाने के किसी भी अपराध में अन्वेषण करने का आदेश दे सकता है, ये गलत है। ठीक, और सब बाकी सारे ऑप्शन जो है सही हैं। अब देखते हैं एक मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को ऐसे अपराध के संबंध में अन्वेषण करने का निर्देश देने की शक्ति किससे होती है? तो उत्तर है गा ए और बी दोनों भारतीय दंड संहिता से हो, किसी स्थानीय अथवा विशिष्ट विधि से हो। क्वेश्चन नंबर 28। दंड प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत कोई अपराध घटित होने की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुलिस थाने प्रभारी उसकी पद संबद्ध मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेगा? तो किसके तहत प्रेषित करेगा? तो 157 दंड प्रक्रिया संहिता 157 के अंतर्गत जो है प्रेषित करेगा। अब दंड प्रक्रिया 157 की जो प्रक्रिया उसको हम उल्लेख करेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता के 157 में ये कहा गया है कि अन्वेषण प्रारंभ होने पर क्या है, इत्तला प्राप्त होने पर और ये संदेह होने पर कि संज्ञेय अपराध घटित होने वाला है, मजिस्ट्रेट का आदेश मिलने पर किया जा सकता है। प्रथम इत्तला अब लिखित करने के बाद कब अन्वेषण आवश्यकता नहीं होती है? निम्नलिखित दो जो कंडीशन में जो है प्रथम सूचना लिखित करने के बाद अन्वेषण किया जाना आवश्यक नहीं होता है। तो किस में आवश्यक नहीं होता है?
ऐसा अपराध किए जाने में जो ऐसी इत्तला होती है जिसका नाम देकर मामला गंभीर प्रकृति का नहीं है, वो कोई ऐसा मामला उस सीरियस नेचर का नहीं है। दूसरा बात कहता है पुलिस थाने के बासाधक अधिकारी को जो है ये प्रतीत होता अन्वेषण करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है। ठीक है, ये बात करता है। और उसके बाद में धारा 159 के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी 159 के अंदर पुलिस अधिकारी के मजिस्ट्रेट को क्या निर्देश दे सकता है, तो कहता है अन्वेषण करने हेतु निर्देश दे सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 159 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को शासक है क्या है, किसी भी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को प्रारंभिक जांच हेतु नियुक्त करे, पुलिस द्वारा प्रत्यक्ष अन्वेषण करने का आदेश। और उसके बाद में क्या कहता है, उपरोक्त में ए बी दोनों, तो उपरोक्त में ए और बी दोनों। ठीक है, अब बात करते हैं एक अन्वेषण पुलिस अधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत मामले तथ्यों परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को हाजिर होने के लिए समन जारी कर सकता है, तो धारा 160 के तहत जो है समन जारी कर सकता है। यानी धारा 160 में जो ये प्रोविजन दिया गया है कि अन्वेषण अधिकारी अपने थाने के पास या थाने के परिसीमाओं के अंदर जो विद्यमान है ऐसे व्यक्ति को जो मामले से परिस्थितियों से जो है क्या है परिचित है और अपने समक्ष हाजिर होने के लिए क्या है लिखित आदेश द्वारा ये समन जारी कर सकता है। और किनको छूट प्राप्त है ये उन पर लागू नहीं होंगे। तो 2013 में संशोधन किए गए हैं 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति पर, 65 वर्ष से अधिक आयु पर, किसी स्त्री पर, किसी मानसिक या शारीरिक रूप से वो है क्या है निःशक्त है एंड डिसेबल है, यदि वो अपने निवास स्थान पर किसी भिन्न स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा की जाती है तो प्रत्येक व्यक्ति को उचित खर्च का संदाई द्वारा पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी। ये बात कहता है धारा 160 में। दंड प्रक्रिया संहिता 160 के अंतर्गत एक साक्षी तौर पर किसी व्यक्ति को किसके द्वारा बुलाया जा सकता है, तो किसके द्वारा बुलाया जा सकता है, तो अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत ये प्रावधान है कि 15 वर्ष से कम आयु बालक को पुलिस थाने में नहीं बुलाया जाएगा, तो धारा 160 के 1 के तहत है। 14 वर्ष आयु के एक बालक की हत्या के अपराध में संलिप्त होने का संदेह है, उससे अन्वेषण शामिल होने हेतु कहा जा सकता है। उत्तर थे किसकी उसके निवास स्थान पर। उत्तर है किसी संज्ञेय अपराध में किसी महिला साक्षी की उपस्थिति की मांग करने का पुलिस अधिकारी की शक्ति को किस सीमा तक विस्तार तक किया जा सकता है, तो ये है महिला को किसी पुलिस अधिकारी के आरक्षी द्वारा पुलिस थाने बुलाने तक, महिला को किसी महिला पुलिस आरक्षी द्वारा पुलिस थाने बुलाने तक, और महिला को उसके माता पिता अथवा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा पुलिस थाने बुलाने पर यह उस महिला को पुलिस थाने न बुलाकर बल्कि व्यक्तिगत तौर पर उस निवास स्थल पर जहाँ महिला निवास करती है। उत्तर इसका डी सही है। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत अन्वेषण अधिकारी के साक्षी का कथन दर्ज कराया जा सकता है, 161 के तहत जो है अन्वेषण का कथन दर्ज कराया जा सकता है। यानी धारा 161 के तहत जो है हम देंगे पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा की बात करता है। संहिता की धारा 161 अन्वेषण अधिकारी द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा में प्रोविजंस दिया गया है। परीक्षा जो है संबंधित इस प्रकार है। पहला है परीक्षा मामले के तथ्य और परिस्थितियों से परिचित व्यक्ति से की जाएगी जो मामले को जानता हो, देखता हो, सुनने से जो उस मामले से पूर्ण रूप से क्या है परिचित हो। दूसरा क्या है परीक्षा मौखिक रूप में की जाएगी, जो परीक्षा ली जाएगी वो मौखिक रूप से की जाएगी। तीसरी बात कहता है परीक्षा के दौरान किए गए कथन जो है लेखबद्ध किए जाएंगे। फोर्थ कहता है परीक्षा के दौरान केवल उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है जिनका उत्तर प्राकृतिक और आपराधिक आरोप शासित या संपादन की आशंका डालने वाले हो। पांचवी बात कहता है प्रत्येक कथन जो है पृथक और सही ढंग से अभिलिखित किया जाएंगे, ये बात कहती है। ठीक है, और कहता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973-161 के अंतर्गत पुलिस का कथन कब दर्ज किया जाएगा, ये है अन्वेषण के दौरान जो है अन्वेषण के दौरान दर्ज ही किया जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस आधार पर एक साक्षी दंड प्रक्रिया संहिता 161(2) के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर सकता है। ए उस उत्तर की प्रवृत्ति से एक आपराधिक आरोप को स्वीकार करने हेतु।
बी है उस उत्तर की प्रवृत्ति उस पर जुर्माना आरोपित करवाने की हो। सी है उस उत्तर की प्रवृत्ति उसकी संपत्ति संपादन की हो। डी है उपरोक्त में से सभी। तो उत्तर है उपरोक्त में से सभी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत साक्षी के समक्ष प्रस्तुत प्रश्नों को जवाब देने से इनकार किया जाना निम्नतम किस धारा के अंतर्गत एक अपराध है। तो उत्तर है बी, धारा 179 के तहत जो है एक अपराध है। क्या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 160 के 3 के अंतर्गत एक पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाने वाला किसी साक्षी का कथन किसी इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो उपकरण के माध्यम से दर्ज किया जा सकता है। उत्तर है हाँ, दर्ज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 168 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी के अन्वेषण के दौरान दर्ज किए गए कथन के विचार के दौरान प्रयुक्त किया जा सकता है। तो उत्तर है ए, साक्षी के खंडन करने के लिए। एक पुलिस अधिकारी के समक्ष अन्वेषण के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। ए, ये विधिवत सिद्ध होता तो अभियुक्त द्वारा अभियोजन के द्वारा सारभूत साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। बी, यदि विधिवत सिद्ध हो तो अभियुक्त तथा अभियोजन के द्वारा इसे साक्ष्य खंडन करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। और उसके बाद में कहता है सी, ऐसे विधिवत सिद्ध हेतु अभियुक्त द्वारा अभियोजन द्वारा ऐसे साक्ष्य पुष्ट हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। उत्तर इसका है बी। क्या है उत्तर उसका? बी है। यदि विधिवत सिद्ध हो तो अभियुक्त द्वारा अभियोजन द्वारा ऐसे साक्ष्य खंडन करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45 अन्वेषण के दौरान दर्ज एक से अधिक साक्ष्यों के संयुक्त कथन उन व्यक्तियों के अक्षम साक्षी बना देगा, उन कथनों को अग्राह्य बना देगा। न तो इन व्यक्तियों को अक्षम बनाया जाएगा और न ही उन साक्ष्यों को अग्राह्य बनाया जाएगा। डी है उन व्यक्तियों को असक्षम साक्षी बना देगा तथा उनके साक्ष्यों का अग्राह्य बना देगा। तो इसका उत्तर है सी, न तो इन व्यक्तियों को अक्षम साक्षी बनाएगा और न ही अन्य साक्ष्यों को ग्राह्य होगा। ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 निम्न में से क्या दर्ज करने की विशिष्ट प्रक्रिया प्रावधान करती है। तो उत्तर है ग, अन्वेषण के दौरान की गई संस्कृति तथा साथ साथ दिया गया कथन। 47 है निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत का संस्कृति दर्ज की जा सकती है। तो ए है उत्तर है का, कोई महानगर मजिस्ट्रेट अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट। 48 है निम्नलिखित में दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंदर 164 के अंतर्गत संस्कृति बयान दर्ज करने हेतु अधिकृत नहीं है। तो डी अधिकृत नहीं। ए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, महानगर मजिस्ट्रेट उपरोक्त में दोनों यह जो है कंपिटेंट है। संस्कृति दर्ज की जा सकती है केवल अधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। ए, किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जिसकी अधिकारिता हो अथवा ना हो। तो उत्तर भी यही सही है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत संस्कृति को किस समय दर्ज किया जा सकता है। तो संस्कृति अन्वेषण के दौरान अथवा उसके बाद भी किसी समय की तो जांच अथवा विचार प्रारंभ होने से पूर्व। बी, केवल अन्वेषण के दौरान उसके पूर्व होने के बाद नहीं, अन्वेषण तथा जांच के दौरान विचार प्रारंभ होने के पूर्व। उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर है ए। जो उत्तर है ए, उत्तर ये कहता है अन्वेषण के दौरान। किसके दौरान? अन्वेषण के दौरान अथवा उसके बाद किसी भी समय किंतु जांच अथवा विचारण से पहले। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत विशिष्ट प्रक्रिया के अनुरूप दर्ज की गई संस्कृति को क्या कहा जाता है। उत्तर है ए, औपचारिक रूप से प्रमाणित हुए बिना कि एक सारभूत साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में से क्या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 प्रक्रिया संबंधी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। तो उत्तर है ग है, अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में बयान दर्ज किया जाना चाहिए। 53 निम्नलिखित में से क्या मजिस्ट्रेट दर्ज कर सकता है। तो ये कल बताएंगे दोस्तों। और मैं भी यहीं से अपनी जो है 50 MCQ के जो मैं डेली प्रारंभ कर रहा हूँ, अब मैं इससे यहाँ से इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।